नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से हरियाली और खुशहाली एपिसोड को लेकर हर मंगलवार को हम हरियाली और खुशहाली एपिसोड लेकर आते हैं। इसमें हम मोटिवेशनल एपिसोड को या कृषि बागवानी से संबंधित एपिसोड को लेकर आते हैं। आज के लिए हम उन युवाओं के लिए जो बेरोजगार है, जो हताश है और अगर उनकी इच्छा फोटोग्राफी में है तो हमारे साथ बैठे हैं फोटोग्राफी के स्पेशलिस्ट जो आपको बताएंगे कि अगर फोटोग्राफी में किस प्रकार से आप अपने व्यवसाय को चला सकते हैं, फोटोग्राफी में अपने आजीविका को कैसे बना सकते हैं और फोटोग्राफी में किन-किन बातों को ध्यान देना होगा। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर हमारे साथ उपस्थित है संतोष रावत जी। रावत के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन जो है हमारे फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और सिनेमाटो फोटोग्राफर है और फ़िल्म एडिटर भी है। जैसे वीडियो में आपका आजकल तो देख रहे होंगे यूट्यूब के द्वारा बड़े-बड़े जो है हिंदी सॉन्ग हिंदी मूवीज़ बनाए जा रहे हैं, तो उसमें भी काम करते हैं। और इनका जो वर्किंग है वायरस एस्पेक्ट ऑफ फोटोग्राफी इससे संबंधित रखते हैं और इनको 20 साल का अनुभव है फोटोग्राफी में और रनिंग में ये अपना जो है अपना प्रोडक्शन चला रहे हैं। अपना इनका प्रोडक्शन है फेनोली प्रोडक्शन एंड एडुकेटेड स्टूडेंट ऑफ फोटोग्राफी। बाकी चीज़ों को हम जानेंगे इनसे और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो है जर्नलिस्ट भी है और हिंदुस्तान टाइम के लिए काम करते हैं। आप जानते हैं संतोष रावत जी किन्नौर के अंदर में बहुत बेहतरीन किन्नौर के अंदर में स्टूडियो था, बहुत बेहतरीन एल्बमों को किन्नौर के अंदर में इन्होंने काम किया है। जिस प्रकार से आजकल वर्तमान में जो है वीडियो एल्बम काम कर रहे हैं इन्हीं के सीख में कई जो युवा जो है आज जो है किन्नौर के अंदर में अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो चलिए जिन भी युवाओं को लगता है कि अगर फोटोग्राफी से संबंधित कोई भी सवाल हो हमारे आज के अतिथि से जानना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कीजिए और क्योंकि प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, सिनेमा फोटोग्राफर है एंड फ़िल्म एडिटर है। इन चीज़ों के बारे में जानेंगे और बहुत सारी जो भी सवाल है आपसे संबंधित और जानना चाहते हैं हमारे अतिथि के से कि किन-किन परिस्थितियों में जो फ़ोटोग्राफ़ी को आगे लेकर जाएँगे और कैसे ले जाते हैं, कम बजट से लेकर किन बजटों तक जो है आप काम कर सकते हैं। किन्नौर को लेकर, हिमाचल को लेकर और अन्य स्टेटों को लेकर कैसे काम करना चाहेंगे? क्या आप सिर्फ़ खाली किन्नौर को देखकर काम करना चाहते हैं या फिर हिमाचल लेवल में काम करना चाहते हैं? हर चीज़ के, हर प्रोडक्शन के अपने-अपने लेवल है। तो मिलते हैं हमारे आदरणीय संतोष रावत जी से। तो चलिए सबसे पहले आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस एपिसोड को जो है देखने से पहले इस एपिसोड में जुड़ने से पहले आप लोग ज़रूर शेयर करें और हमारे अतिथि से जो भी सवाल करना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को रखें और अपना नाम पता ज़रूर रखें। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार संतोष जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में रावत सर। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपने मुझे अपने मंच पे जुड़ने का मौका दिया है और ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूं। और जैसे कि आपने विषय उठाया फोटोग्राफी का, तो फोटोग्राफी मेरा तजुर्बा पिछले 20 सालों का है। मैंने वेरियस अलग अलग विधाओं में अलग अलग एस्पेक्ट में मैंने फोटोग्राफी में काम किया है। एक बहुत लंबा सफर रहा है। तो अगर कोई फोटोग्राफी सीखना चाहता है, जानना चाहता है, उसके बारे में कुछ समझना चाहता है, तो वो अपने सवाल जवाब मुझसे कर सकता है। उम्मीद करूंगा जितना मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपसे अपनी अ, अपना योगदान देना चाहूंगा। आपको मैं बता सकता हूँ जितना मेरा तजुर्बा है। जी, अभी का आपका सोच, अभी का दिमाग भी ऐसी दिख रहा है। पिछली बार पीछे आप बाहर हो और बैकग्राउंड ऐसा लग रहा है कि कहीं आप स्टूडियो में हो, लेकिन आप आपका जो बिल्कुल शाइनिंग वाला है और इसी से पता लगता है कि आपका जो एबिलिटी और आपकी क्वालिटी किस प्रकार से है। तो चलिए सर, आपका एक जीवन परिचय संघर्ष भरा रहा है फोटोग्राफी में। आपने किन्नौर के अंदर में बहुत चीज़ों को संघर्ष को झेला है, लेकिन किन्नौर आपके लिए जो है उस लेवल का नहीं था क्योंकि आपका जो है एक बहुत बड़ा विज़न है, आपके लेवल भी उस टाइप का है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर काम किया है।
तो आप उन परिस्थितियों को बताएँगे कि जो डिजिटल से पहले की जो तकनीकी थी, जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर आपने काम किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद स्टिल फ़ोटोग्राफ़री आई, फिर डिजिटल फ़ोटोग्राफ़री आई, फिर एक फ़िल्म शूटिंग का जो एक दौर आया होगा। तो आप पहले तो हम आपके जीवन परिचय जानना चाहते हैं, शिक्षा से लेकर ये फ़ोटोग्राफ़री में कैसे आना हुआ? जी। अ, जी, मेरा नाम संतोष रावत है। बेसिकली आपको नाम से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मैं उत्तराखंड से संबंध रखता हूँ। लेकिन उत्तराखंड में उत्तराखंड के साथ साथ जैसे उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है और किन्नौर मेरी कर्म भूमि है। मेरे फोटोग्राफर एज ए फोटोग्राफर मेरा जन्म जो किन्नौर में ही हुआ है। और जी। क्योंकि मैं कला का विद्यार्थी था, फाइन आर्ट का विद्यार्थी था, मैं उसमें स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद, डिग्री लेने के बाद मैं विजिट के लिए किन्नौर आया। किन्नौर में अचानक मुझे नहीं पता कैसे फोटोग्राफी मेरी जिंदगी में आई और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो ऐसा नहीं है कि किन्नौर में करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने बहुत साल किन्नौर में काम किया। मेरी शुरुआत पू से हुई थी। पू से हुई थी किसी दोस्त की मदद करने के लिए, मदद करने के उद्देश्य से फोटोग्राफी मेरी जिंदगी में आई और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मुझे लगा यार कुछ तो है ऐसा जो हमें सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए, क्योंकि मेरी जिज्ञासा है ना वहां पर पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से मैंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की फोटोग्राफी की, लाइट एंड स्टूडियो टेक्निक की उपाधि लेने के बाद फिर मैं किन्नौर आया। किन्नौर आने के बाद मैंने बहुत वहां पर काम किया, लेकिन मेरी जिज्ञासा फिर शांत नहीं हुई। उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एज ए फोटो जर्नलिज्म का काम किया। उसके बाद में मुंबई में जाकर मैंने ई कॉमर्स में काम किया। ई कॉमर्स में काम करने के बाद मुझे था कि मैंने ये वाला एस्पेक्ट मेरा छूट गया, वो वाला छूट गया। तो मैंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, फोटोग्राफी के विभिन्न क्षेत्रों में मैंने काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और लेकिन आज का परिवेश, आप पुराने फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं भगत जी। पुराने जब हमने शुरुआत की थी वो शायद ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना रहा होगा। तब से लेकर आप तक देखो, बेसिक चीजें तो सामान्य एक जैसी है, बेसिक फंडामेंटल चीजें तो एक जैसी है। लेकिन उसके बाद फोटोग्राफी में ड्रास्टिकली चेंज आना शुरू हुआ। मैं आपको बताता हूं, जब मैं फिल्म एकेडमी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब मैं वापस आया था, तो हमारे पास इक्विपमेंट्स वैसे नहीं होते थे, कि ब्रॉडकास्ट लेवल के इक्विपमेंट नहीं होते थे कि हम आगे कुछ कर सके। लेकिन आज के परिवेश की बात करेंगे, आज के टाइम की बात करेंगे, तो आज तो हमारे पास हाईली हाईली इक्विपमेंट बाजार में, मार्केट में उपलब्ध है और हम लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप हो गया। एक तरफ से जब डिजिटल जो आपका जो डिजिटल टेक्निक जब फोटोग्राफी में आया, तो उसने फोटोग्राफरों का काम बहुत आसान कर दिया। लेकिन बात करें ब्लैक एंड व्हाइट के दौर की, तो उस समय फोटोग्राफी को, मतलब मेरे हिसाब से तो एक कलाकार मर गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इसने आसान कर दी है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी फोटोग्राफी में रुचि रखना चाहता है, रुचि रखता है और आगे एज ए प्रोफेशनल इसको परस्यू करना चाहता है, मैं चाहता हूं उस जमाने से चल के वापस आए, उस जमाने की तकनीकों को सीखे और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करता हुआ आगे जाए। बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं और उनके मन में कोई भी फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई संबंधित सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो आप खुले खुले मंच पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है, कैलाश नेगी जी एडवोकेट। राव जी, अपना संपर्क संख्या बताएं, आपका संपर्क नंबर पूछ रहे हैं। कैलाश जी, आप मुझे याद है, आप मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं किसी को भी भूला नहीं हूं। तो आप मेरा जो कांटेक्ट नंबर है आप लिख लीजिए, 9971578968। जी। उम्मीद है आपने नोट किया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 9971578968। जी, बहुत खूब। धन्यवाद भगत जी, वर्तमान आप। में। हाँ जी, जी। आपने चलिए। पुराने से सीखने का मौका दे दिया। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के जो अतिथि है, स्पेशलिस्ट फोटोग्राफर। पूरा जो है, आप कहेंगे कि पूरे इंडिया में, चाहे बॉलीवुड हो या फिर पंजाब के जो पंजाबी एल्बम हो, ऐसे कई है, और हमारे किन्नौर में तो काम कर चुके हैं।
तो मेन बात आता है कि युवाओं ने अगर फोटोग्राफरी को चुनना है तो घर के लोग सपोर्ट नहीं करते कि फोटोग्राफरी में क्या है, कुछ नहीं है, कोई उसका जो है आगे का भविष्य नहीं है और आगे आप वहाँ तक उस लेवल तक नहीं है, शादी ब्याह तक ही रह गया है। तो क्या ये सत्य है कि इसमें कोई भविष्य नहीं है? खासकर किन्नौर को बात नहीं, आपका तो एक अलग काम है। अगर किन्नौर को हम देखते हैं, कोई युवा अगर इस एरिया में यहाँ पर काम करना चाहता है तो माँ बाप को कैसे मोटिवेट करें हम? भगत जी देखो, ये जो आप समस्या जो बता रहे हो वो खुद मेरे साथ भी हुई है, मैंने भी फेस करी है। क्योंकि हमारे भारत में, खास करके भारत की बात करूंगा, फोटोग्राफी के व्यवसाय को इतनी इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। लेकिन अगर विदेशों की बात करें तो विदेशों में फोटोग्राफी मतलब एक अलग हस्ती होता है, फोटोग्राफर एक अलग हस्ती होता है। तो मुझे भी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। मैंने बहुत 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 समझाने की कोशिश की कि मुझे एक कैमरा लेना है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो काफी लंबे समय के बाद मैं कन्विंस कर पाया घर वालों को। लेकिन उसके बाद जब ये आप लोगों के साथ भी होता होगा कि फोटोग्राफी में क्या रखा है, कोई दूसरी नौकरी कर ले, परमानेंट नौकरी कर ले, वगैरह वगैरह, ये सारे फोटोग्राफर आई थिंक फेस करते हैं इन चीजों को। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के जमाने में आप एडवर्टाइजिंग की फील्ड की बात करो, आप मार्केटिंग की बात करो, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, कहीं पर भी फोटोग्राफी का स्कोप इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि आप आसानी से अपना काम कर सकते हो, अच्छी अच्छी इनकम ले सकते हो। जी। जी। दर्शकों को इसके बताना बारे चाहता में हूँ कोई कि डिटेल्ड अगर, जी, हाँ, जी, बोलिए, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। जी, अब आपको तो मेरी आवाज़ ऐसा आ रही नहीं है है? कि बिल्कुल आ रही है। ऐसा नहीं है कि फोटोग्राफी में स्कोप नहीं है। देखिए, मेरी पूरी जिंदगी एक अनुभव का पिटारा है। मैं कहता हूँ कि फोटोग्राफी में बिल्कुल काम है, बिल्कुल काम है। आपके पास लगातार काम आएगा। लेकिन पहले अपने आप को स्किल्ड करो। आपको सीखने की जरूरत है, अपना स्किल डेवलप करो। उसके बाद आपकी देखो, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री अछूती नहीं है, हर जगह फोटोग्राफी का रोल रहता है, रहता है। हर जगह रोल रहता है फोटोग्राफी का। जी। संतोष सर, पहले तो एक प्रतिक्रिया आई है, नेगी जीवन जी, वेयर आर यू दीज डेज? आजकल कहाँ हो आप? जीवन जी नमस्कार। आप भी मुझे अच्छी तरह से याद है जीवन जी। देखिए, मैं अभी 3 सिटीज में काम कर रहा हूँ, मुंबई, दिल्ली और देहरादून। देहरादून मेरा बेस कैंप है। उसके बाद दिल्ली और मुंबई में काम कर रहा हूँ। मुंबई, कोविड के बाद मैंने मुंबई में काम थोड़ा सा पेस स्लो कर दिया, क्योंकि मैं कोविड का शिकार हो गया था। उसके बाद मैं मुंबई से इधर आ गया था। फिलहाल दिल्ली और देहरादून मेरा बेस है, 2 ऑफिस है मेरे। जी। रावत सर, क्या एक प्रोफेशनल अगर हमने फोटोग्राफरी करना है तो क्या इसकी ट्रेनिंग लेना जरूरी है? क्योंकि आजकल तो डिजिटल कैमरा है, लैपटॉप है, कंप्यूटर बिठा दिया तो थोड़ा बहुत कुछ सीख गए तो मास्टरी समझ जाते हैं अपने आप को। क्या प्रोफेशनल के लिए कहीं ट्रेनिंग लेना जरूरी है? देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जब जन्म लेते हैं तो आपकी माता गुरु होती है। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, आपके स्कूल के अध्यापक आपके गुरु होते हैं। उसके बाद आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ता है। तो गुरु की अहमियत हर जगह होती है। इसलिए आपको सीखना जरूरी है। आप किसी का साथ लीजिए। आजकल तो देखो, हमारे टाइम में तो क्या होता था, अगर मुझे लगता है कि यार मुझे फोटोग्राफी में ये समझ नहीं आ रहा, मैं किससे पूछूं, किससे बात करूं। लेकिन मैं जिससे भी बात करता था उनको खुद नहीं पता होता था। लेकिन आज की पीढ़ी खुश नसीब है कि यूट्यूब में, वेरियस प्लेटफॉर्म में, हर जगह अलग अलग एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है। आप उसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं एक क्लिक में। तो सीखना जरूरी है, वेल स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यवसाय को करने के लिए आपको आपके अंदर एक कुशलता होनी चाहिए। आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। इसमें देखिए, आपको स्टूडियो, लाइटिंग टेक्निक्स, आपके कैमरा इक्विपमेंट को बहुत अच्छे से समझना। उसके बाद आपका एक आस्थेटिकल सेंस भी होता है। आस्थेटिकल सेंस मतलब कला की नजर से आप अपने फ्रेम को कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये बहुत सारी चीजें, एक छोटे से अभी के डिस्कशन में सारी चीजें डिस्कस करना मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपको पहले सीखना बहुत जरूरी है। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आके आपको सीखना बहुत जरूरी है। जी, और आजकल तो गूगल वैसे भी गुरु है। जी। जी। हमारे साथ जुड़े ऐसे शख्सियत जो जाने जाते हैं फोटोग्राफी में, अपना नाम है इनका, और वर्तमान में 3 जो है स्टेट में काम कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहा, और हमारे किन्नौर में पहले काम कर चुके हैं।
कोई भी सवाल हो या इनसे कोई नंबर लेना चाहते हो या आप फोटोग्राफी से संबंधित कुछ पर्सनली सीखना चाहते हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। हमारे साथ जुड़े हैं संतोष रावत जी। रावत सर, मैक्सिमम जो एक टाइम था, जो ब्लैक एंड व्हाइट का टाइम था, तो पासपोर्ट फोटो से लेकर जो है काम करते थे और वहां से आजीविका भी चलती थी। वहाँ काफी अपडेट होते, मतलब अपना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रख लिया और कर लिया। लेकिन वर्तमान में अब ये चीजें जो है सभी विभागों में चले गए। लोक मित्र के पास भी है या कहीं और जगह भी है, तो काम बढ़ गए, कहने का मतलब है फोटोग्राफर के पास इतना काम नहीं रहता। फिर भी अ, जो परिस्थितियां हैं, अभी हम बर्थडे है, बर्थडे का हो गया या फिर मंत्री जी आ रहे हैं या फिर शादियां हैं या फिर कोई ऐसा त्योहार है, वहां पर तो आपको फोटोग्राफर की जरूरत पड़ती है। तो फिर भी कम से कम लागत में, कितने लागत कम से कम लागत में हम अपने फोटोग्राफी को शुरुआत कर सकते हैं? बहुत 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 अच्छा प्रश्न है। और भगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ एमेच्योर लोग हैं जो अभी फोटोग्राफी में अपना सफर शुरू करना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता, मैं दिल से नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। तो बहुत बेसिक लेवल का कैमरा, मतलब आपको लेना डीएसएलआर कैमरा ही है। आपको डीएसएलआर कैमरा बहुत बेसिक लेवल का 25 से 30 हजार में शुरू हो जाता है। बस आप वो ले लें। थोड़े से आपके स्टूडियो का बैकग्राउंड स्कोर वगैरह, थोड़े से आपका पीसी होना चाहिए, बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता, आपको तजुर्बा हो जाता, तभी जाके आप महंगे इक्विपमेंट्स में आप खर्चा कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो आप शायद आप मेरे श्रोतागण हंसेंगे। जब मैंने शुरुआत की थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे उस वक्त जब मैंने शुरुआत की थी। राम भगत भैया इसकी उदाहरण है, टापरी में मैंने शुरुआत की थी। तो आज का परिवेश थोड़ा बदल गया है। तो बहुत बेसिक लेवल के कैमरा, डीएसएलआर कैमरे से आप शुरुआत अपनी करें और छोटी छोटी चीजों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। पहले आप थोड़ा सा स्किल्ड हो जाएं। आप कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर एजुकेशन में भी थोड़ा सा महारत हासिल करें। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके आय के स्रोत बढ़ते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं अब सीख गया, मेरे को नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करें। आग बंद करके बहुत सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। और जी। मैं अपने शिक्षकों को बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले 5-6 महीने से मैंने फोटोग्राफी की क्लासेस भी लेना शुरू कर दी है। मेरे स्टूडेंट राजस्थान, हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा, मैं जगह जगह जाकर उनकी क्लासेस लेता हूँ। मेरा बहुत मन है, क्योंकि किन्नौर मेरी कर्म भूमि रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किन्नौर में आके फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करूँ फोटोग्राफी का। जो भी इच्छुक होंगे वो आके, आपको दिनांक तारीख बता दी जाएगी, आप मुझसे आके मिल सकते हैं। ये जी, मेरी बहुत तरफ से खूब। एक तरफ से, मेरी तरफ से एक तोहफा देना चाहता हूँ, क्योंकि वहां से मैं बना हूं। कि हमारे अतिथि ने कहा कि किन्नौर में भी वो वर्कशॉप लगाना चाहते हैं और बाहर भी जो है युवाओं को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं फोटोग्राफी के प्रति। तो सर, आपने कहा जिस प्रकार से 500 रुपये में शुरुआत की थी, उन दौरान का मैं एक चीज वाक्य बताता हूँ। उन दौरान थोड़ा बहुत सोर्स था एक्स्ट्रा कमाई का। जो ऑडियो कैसेटों की जो है डबिंग होती थी, लोग आते थे, कैसेट डबिंग होते थे, एक्स्ट्रा जो है वहां से निकलता था। फिर पासपोर्ट साइज के फोटो बहुत बनते थे, फिर वहां से हम लोग थोड़ा बचत करते थे, ऐसा है। लेकिन वर्तमान में वो चीजें खत्म हो गई। अब जो है क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड का भी जमाना खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गया। अब खाली तो खाली आपका एक बड़े लेवल का ही काम रह गया, पार्टी से संबंधित रह गया या फिर आपके। लेकिन एक चीज अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले से ज्यादा फोटोग्राफरी में ज्यादा काम हो गया है। कैसे, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दर्शकों को। स्कूलों के प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब महिला मंडलों के कोई कार्यक्रम बहुत होते हैं, युवक मंडलों के कार्यक्रम बहुत होते हैं। ऐसे मतलब आपका स्टूडियो में कम है, फील्ड में ज्यादा काम हो गया है। तो राव देखिए, सर, थोड़ा इस पर आप बताना चाहेंगे? जी जी, देखिए, मैं आए दिन बहुत अलग अलग वेरियस, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स पे जाके अलग अलग फोटोग्राफरों से मिलता रहता हूँ। और सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि काम नहीं है, काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि काम नहीं मिलता है। एक दो असाइनमेंट्स करते हैं, उसके बाद वो घर बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक मेजर समस्या है फोटोग्राफर्स की। तो इसमें मैं प्रकाश ये डालना चाहूंगा। देखिए, हमने जो सीखा, हमने सीख लिया। हमको जहां तक फोटोग्राफी के आर्ट को हमने सीखा, सीख लिया। आप उसको वहीं पे स्टॉप कर दें जहां तक आपने सीखा है। और अभी जो एक एक जो अपने अंदर एक दूसरी चीज सीखने की जरूरत है, वो होती बिजनेस। हमने कभी बिजनेस माइंड से फोटोग्राफी को भी लिया नहीं। कलाकार कला की नजर से देखता है फोटोग्राफी को।
लेकिन आज का थोड़ा सा परिवेश बदल गया, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए। आपको इंस्टा में प्रमोशन कैसे करना, आपको ऑनलाइन कैसे प्रमोशन करना। मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आप इन चीजों को सीखते हैं और सीखने के बाद करते हैं, आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। 20 से 25 50,000 1 लाख महीना भी आप कमा सकते हो। लेकिन आपको फोटोग्राफी की एजुकेशन के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की भी क्लासेस लेनी चाहिए। जी, आपके लिए प्रतिक्रिया आई है जीवन नेगी का। कहते हैं कि बेहतरीन फोटोग्राफर, बेहतरीन वीडियोग्राफर, किन्नौर का पहला वीडियो एल्बम आपने ही शूट किया था और छोटा समय आपके साथ मैंने भी बिताया। काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे और सलाम है आपके काबिलियत को। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन भाई। मुझे आपका चेहरा बहुत अच्छे से याद है। मैं आपको बहुत उस पास्ट में जा रहा हूँ, तो मुझे साफ साफ नजर आ रहे हैं आप। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, आप भी ग्रो करें। अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं किन्नौर में? मेरे को आई होप फोटोग्राफी कर रहे होंगे। जी, चलिए जीवन जी बताएँगे। हमने भी रावत जी के साथ काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ हम डिस्कस करते रहते हैं और रावत जी की एक चीज़ को शायद कोई जानता नहीं होगा कि रावत जी बहुत अच्छे राइटर भी है, बहुत अच्छे जो है क कविता भी लिखते हैं। तो चलिए इन्होंने जी कहा है कि आप अपना नंबर दें जीवन नेगी। नेगी जी, जीवन जी, आप मेरा नंबर लिखो 99 715 78 968। जी। थैंक यू। सर वर्तमान का जो परिवेश है और वर्तमान का भाग-दौड़ भरा जीवन है, तो ऐसे में ये व्यवसाय भी भाग-दौड़ भरा है क्योंकि आपको बैठ के स्टूडियो में तो मिलता नहीं है। तो इसके लिए संयम, सहनशील की बहुत ज़रूरत होती है और कभी-कभार हताश भी होना पड़ता होगा, कहीं निराशा भी लगती होगी, तो ऐसे में अपने आप को कूल कैसे करना पड़ता है सर? आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस अनुभव। जी देखिए, मेरी जिंदगी में भी ऐसे दौर आए थे जब मुझे लगा कि यार मुझे फोटोग्राफी नहीं करनी है, अब मैं छोड़ देता हूँ, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। होता है, ऐसा ऐसा समय आता है। लेकिन आप दृढ़ता से जिस पथ पे चलते हो ना, आपको कदम पीछे नहीं करना चाहिए। और हमारी कमियां क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। हमारी कमी ये कि हम बिजनेस के तरीके से फोटोग्राफी को नहीं सोचते, हम आर्ट के तरीके से सोचते हैं। आपको बिजनेस में फोटोग्राफी में कैसे ग्रो करना है, उसमें कैसे आप वर्कशॉप, बहुत सारे वेरियस फोटोग्राफ वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखनी है। आज हमारे पास तो बहुत बड़ा गूगल देवता है, इंस्टा है, आप प्रमोट करो। और एक बात याद दिला दूं, रेफरेंस से कभी कोई काम आता है ना, हम लोग जितना भी आज तक काम करते हैं रेफरेंस से करते हैं। ये मेरे दोस्त के है, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे ये है वो है। रेफरेंस से करने वाले काम में कभी आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपको अपनी एडवर्टीजमेंट, आपको जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अपने आप को एडवर्टाइज कीजिए, नए कस्टमर से मिलिए, नए कस्टमर से जुड़िए, तब जाके आपका काम ग्रो करेगा। ऐसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी ये वाला फेस मैंने झेला हुआ। इंटरनेट इस आप मार्केटिंग के बारे में कभी अभी मौका मिलेगा तो कभी विस्तार से आप लोगों के सामने दोबारा आके आपको बताऊंगा। लेकिन एक छोटे से समय में थोड़ा सा मुश्किल है। एक लंबी क्लास मैं खुद कंडक्ट करूंगा इंस्टा मार्केटिंग में, ये जो गूगल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, जब तक ये नहीं करेंगे आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला। कहने का मतलब है कि आपको खुद जो है जो आजकल जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है या इंस्टा है और जो ट्विटर है, इसके द्वारा अपनी मार्केटिंग आप खुद बना सकते हैं, अपनी एबिलिटी आप उसमें दर्शा देखिए सकते भाई, हैं, आप अपनी 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 क्वालिटी को आप जस्ट हाँ, मैं आपके बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। बात है कि आप फेसबुक अपना अपने काम को एग्जिबिट दिखाते हो, दर्शाते हो, आप इंस्टा में दर्शाते हो। देखिए, उससे आपको कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग एक को समझने और सीखने की बहुत जरूरत है। आपको उसमें प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा बहुत बहुत मिनिमम सा अमाउंट, शायद मेरे को लगता है आज की तारीख में 140 से 45 रुपए इंस्टा फेसबुक पर डे लेता है। तो आप महीने के कैलकुलेट करके महीने के लगा लोगे, और आप वेरियस बहुत सारे वेरियस क्लाइंट से आप जुड़ जाते हो, अलग अलग फैल जाते हो। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की सबसे पहले नॉलेज लेनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसके बाद अपना कारोबार आगे बढ़ाना चाहिए। एक सीमित दायरे तक नहीं रहना चाहिए आपको कि आप किन्नौर, आप पर्टिकुलर में किन्नौर का नाम लूंगा, वहां के जो हमारे प्रोफेशनल भाई लोग हैं वो सोचेंगे किन्नौर में करूंगा काम। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किन्नौर से बाहर निकलिए ना। फोटोग्राफर एक जगह बैठने के लिए नहीं होता है। फोटोग्राफर बाहर जाएगा, होम सिक हो जाएगा तो फिर काम नहीं कर पाएगा। आप एक्सप्लोर कीजिए, नई नई जगहों पे आइए। जी। रावत सर जैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफरी अगर हम ध्यान देते हैं
तो किन किन बारीकियों को देखना पड़ता है? मान लेते हैं कि शादी का मैंने शादी का पूरा वीडियो बनाना है, तो उसे पहले ही स्टोरी अपने आप कवर करनी पड़ेगी, मुझे ये करना है और मुझे ऐसे ऐसे शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी थ्योरी अपने आप पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, प्लानिंग पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इंडियन वेडिंग में पहले से प्लान तरीके से कुछ भी होता है, ऐसा नहीं लगता है। हाँ, सिटीज में होता है, शहरों में होता है, हम प्लान तरीके से करते हैं। लेकिन आपको पहले उस रिचुअल को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे ही मैं किन्नौर में रहा हूं, तो अगर मैं किन्नौर की वेडिंग कवर करने आता हूं, तो मुझे किन्नौर के सारे रिचुअल्स अच्छी तरह से उनकी अच्छी तरह से समझ है। बट आपको आपको समझना है कि कौन सा वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है। आपको एक शॉर्ट डिवीजन बना लेना चाहिए कि अभी आपको ये करना है, आपको ब्राइड तैयार करते हुए आपको शॉट लेना है, उसके बाद एंट्रीज होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो आप हमारे वहाँ के फोटोग्राफर्स को पता होंगी। उनके छोटे छोटे शॉर्ट डिवीजन बना के अपने दिमाग में रखिए, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और छोटे छोटे क्लिप्स को नीट करते हुए आप शूट करते चले जाए। अननेसेसरी एक्स्ट्रा फुटेज कवर करने से कोई फायदा नहीं है। आपको ऑथेंटिक फुटेज कवर करनी चाहिए। बाकी बात करूं तो चीजें ऐसी होती है जो प्लान से भी ऊपर चली जाती है, जो हमने सोचा होता वो होता नहीं है। लेकिन उस बीच में उस काम को आप कैसे अच्छा करते हैं, ये आपके ऊपर, आपकी कुशलता के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं हूं, मैं अगर देखो, मैं इतने सालों से मेरा तजुर्बा रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं कोई सिख वेडिंग कवर करने जाता हूं, तो पहले मैं सिख वेडिंग की रिचुअल्स को बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ, समझ लेता हूँ, मैं पेपर वर्क करके समझ लेता हूँ। अगर मैं मुस्लिम वेडिंग करने जा रहा हूँ, तो मुस्लिम वेडिंग को मैं समझ लेता हूँ कि क्या क्या चीजें होती है, क्लाइंट से बात कर ली या थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया, तो वो समझ के जाता हूँ, तो ठीक से शूट हो जाता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई होना क्या है, आगे क्या रिचुअल चलने वाला है, क्लाइंट के साथ आप कम्युनिकेट करो, क्लाइंट के साथ आप वेडिंग का शेड्यूल लो कि कब क्या होने वाला, कब क्या होने वाला, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आप अगर होमवर्क करके जाओगे ना, आपका काम खराब नहीं होगा। जी। राव सर, आपने जी वीडियोग्राफी में आपने फोटोग्राफी हो चाहे वीडियोग्राफी है, इसमें लाइटिंग का बहुत महत्व दिया गया है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि लाइटिंग क्या करता है? क्या इसमें शाइनिंग है या क्वालिटी है या फिर कुछ ना कुछ तो इसका रीजन होगा लाइटिंग का। आप जी। जी जी, फोटो, हाँ, फोटोग्राफी का अगर हम दो भागों में अगर बांटते हैं, फोटो और ग्राफी, तो फोटो का मतलब ग्रीक ग्रीक लैंग्वेज में होता है लाइट, फोटो का मतलब लाइट, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो अगर टोटल मीनिंग का मीनिंग बनाएंगे तो इसका मतलब हुआ राइटिंग विद लाइट। लाइट के बिना फोटोग्राफी संभव है ही नहीं, बिना लाइट सोर्स के आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। लेकिन फोटोग्राफी भी उतना डीप सब्जेक्ट है, इसको भी समझने के लिए अलग से एक सेशन करना पड़ेगा। फोटोग्राफी कई तरह की होती है। जैसे आप अगर टेलीविजन में देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, तो उसमें लाइटिंग का इफेक्ट आपको बहुत अलग नजर आएगा, फिल्मों में देखोगे तो अलग नजर आएगा। तो सॉफ्ट लाइटिंग है, अलग अलग तरह की लाइटिंग होती है, जो शायद इस छोटे से सेशन में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। और ये तो डिसूजा जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। राम जी नमस्ते, आपको भी तहे दिल से नमस्ते। तो सर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, वीडियोग्राफी है, जैसे आपका ये जो इसमें एडिटिंग हो गया, एडिटिंग में किन किन बातों को ध्यान देना है, साउंड मिक्सिंग में किन किन बातों में ध्यान देना है। कभी कभार अभी हमारे पास टाइम है, लिपसिंग का हम ध्यान नहीं देते और अदर चला जाता है। ऐसे क्या चीजों को हम देखना चाहिए कि जिससे सारी चीजें उसमें एक जैसा लगे और दर्शकों को भी अच्छा लगे। जी। सॉरी, एक बीच में कॉल आ गई थी, मैं आपको सुन नहीं पाई, फिर से रिपीट करेंगे? वीडियोग्राफी का जो एडिटिंग होता है, एडिटिंग में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? जैसे आपका ध्वनि को लेकर, ध्वनि में कई बार लिपसिंग की दिक्कत आती है, तो क्या क्या हमको मेन मेन चीजों को फोकस करना चाहिए ऑडियो मिक्सिंग में या ऑडियो वीडियो मिक्सिंग में? ठीक है, आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल तकनीकी पर्सन है। इसको आप स्क्रीन के आगे आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसका इंटरफेस खोल के अच्छे से समझाया जा सकता है। लेकिन जहां तक मैं लिप सिंक की बात कर रहा हूँ, लिप सिंक में भी ये डिपेंड करता है कि आप किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो। लेकिन लिप सिंक का एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला है, पा, बा और मा। आप देख रहे होंगे, इसको पीबीएम का फॉर्मूला बोलते हैं, पीबीएम। तो ये पीबीएम जो तीन वर्ड में बोल रहा हूं, तो हमारे लिप्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। और मान लो कोई डायलॉग है, कोई सॉन्ग है जिसमें प्यार करके आ रहा है, तो आप वीडियो पे आके पॉज कर दो पा में, और आपका साउंड ट्रैक वहां पे मिक्स करके चले जाओ। ये तो होगा बेसिक सा फार्मूला। बाकी जो एडवांस टेक्निक है, भगत जी, कभी भाई लोग जो सीखना चाहते हैं वो अलग से
सॉफ्टवेयर के इंटरफेस में आके वो डिटेल से समझा सकता हूँ इस बारे में। चलिए बहुत बेहतरीन। वर्तमान का जो परिवेश है, आपने सारी चीज़ों को बताया, छोटी-छोटी बातों को आपने बताया। और किन्नौर के अंदर में किन-किन लोगों को आप याद करना चाहते हो? कोई ऐसे यार दोस्त जो जो आप जिनको आप मिस करते हो? मैं पूरा किन्नौर ही मिस करता हूँ, क्योंकि किन्नौर एक किन्नौर मेरे रग रग में इस तरह से समाया हुआ है, क्योंकि किन्नौर की मिट्टी से मैं कभी जुदा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मैं याद करना चाहता हूँ। किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, फिर भी जो मेरे जहन में जो नाम याद आ रहे हैं, बहुत सारे नाम है। जैसे कि अभी जीवन भाई ने किया, इनको मैं दिन में याद ही कर रहा था। जब आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी, टापरी का जिक्र आया था, तो जीवन भाई पहले याद आ गए। आपके नरेश जी होते हैं, जानी में नरेश जी होते हैं। और आपके बहुत सारे लोगों से तो अभी मैं लगातार संपर्क में, मेरी बात होती रहती है उनसे। तो आपके मतलब बहुत सारी लिस्ट है, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मैं किस किस का नाम लूं। सबको सब मुझे याद आते हैं। आपका आपका एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? अपने प्रोडक्शन के बारे में, क्या-क्या आप इसमें काम करते हो? जी, मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है फ्योली प्रोडक्शंस। फ्योली मैंने जो शब्द लिया है, वो उत्तराखंड का एक ट्रेडिशनल फ्लावर होता है, जिसको हम पूजा में यूज करते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं। वो उसको बहुत प्योर माना जाता है। फ्योली को पीले रंग का छोटा सा फ्लावर होता है। क्योंकि ये नाम इसलिए मैंने उठाया क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। इस ये नाम उत्तराखंड में अगर जाएंगे, आप फ्योली बोलेंगे तो सब समझ जाएंगे। तो फ्योली, और इसके अंडर में मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंडर में मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, इससे मैं म्यूजिक वीडियोस एल्बम कर रहा हूँ, इसमें मैं सक्सेस स्टोरीज वगैरह शूट कर रहा हूँ, और इसमें मैं ई कॉमर्स आप लोग सभी लोग समझते होंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट तो आप लोग सारे वाकिफ होंगे। उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मैं शूट करता हूँ इसके अंदर में। जी बहुत बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। रामवीर जी, जी टीचर जी जुड़े हैं। इन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर और फोटो एडिटर और बेहतरीन सिनेमा ऑटोग्राफर रावत जी से आपके चैनल के माध्यम से मुलाकात का मौका मिला। आपका धन्यवाद। रामवीर गुरु जी, तो मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप बड़े दिनों बाद दिखे हैं, स्क्रीन में दिखे हैं। आप भी प्लीज अपना नंबर शेयर कर दीजिए मुझे। आपसे दोबारा बात जरूर करूंगा मैं। अभी आप मेरे आपका ख्याल बहुत से। जी जी रामवीर सर, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे पेज के साथ जुड़े हैं और काफी दिनों के बाद पेज में प्रतिक्रिया दिखी, बहुत अच्छा लगा। नहीं कि जीवन जी कहते हैं कि रावत जी, मुझे याद है जब आपने मिस कॉल ऑडियो का प्रोड्यूस किया था, उस समय की काफी अच्छा ऑडियो था वह। इस एल्बम का एक गाना गुनगुना दो। आप एक अच्छे सिंगर भी है सर। आप राइटर के साथ बहुत अच्छे सिंगर भी है और फोटोग्राफर भी है। आप गाना तो मुझे याद है, मिस कॉल में एक गाना शायद मेरा खुद का ही लिखा हुआ था वो। मुझे याद तो नहीं है वो। शायद किन बेनुंगी यूमसी सा यही था ना, शायद यही था। जी जी। बहुत लंबा अरसा हो गया। अभी गा के सुनाना तो मेरे लिए संभव सा प्रतीत नहीं होता है। आपकी ख्वाहिश चलिए, फिर सामने पूरी करेंगे। बहुत बहुत बेहतरीन। सर, आप आपके लिए काफी लोग यहाँ जुड़े हैं और तकरीबन बाकी बाद में भी लोग जुड़ेंगे। और जी आजकल जी लोग बिजी भी रहते हैं इधर उधर, तो इस एपिसोड को काफी लोग देख ही लेते हैं बाद में। सर, जी जी। अभी अ, जो आप जुड़े हैं हिंदुस्तान जो है टाइम के साथ, तो यहाँ पर आपका किस प्रकार से जो है जुड़ना हुआ, क्या संयोग रहा गया यहाँ पर? आपका किस प्रकार से कार्य प्रणाली प्रणाली रहती है, क्या कार्य रहता है यहाँ पर, जरूर बताएं। जैसा कि भगत जी, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कहा था कि मेरा एक जुनून था कि मैं फोटोग्राफी के अलग अलग फील्ड में काम करूं। मेरा ये था कि मैं अलग अलग से मेडिकल फोटोग्राफी हो गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गया, प्रोडक्ट फोटो हो गया, आपका वेडिंग फोटोग्राफी हो गया। मैंने अलग अलग एस्पेक्ट पे काम किया था, सिर्फ ये जर्नलिज्म वाले एस्पेक्ट में मैंने काम नहीं किया था। और जब मैं जर्नलिज्म में आया तो भाई मुझे लगा कि यार मैं एक अलग ही एस्पेक्ट में आ गया फोटोग्राफी के, क्योंकि जो हम करते आए थे वैसा बिल्कुल जर्नलिज्म में नहीं होता है। तो जर्नलिज्म में ये होता था, सबसे टफेस्ट मेरे को क्या लगता था कि आपको एक ही फ्रेम के अंदर, जैसे हम वेडिंग कवर करते हैं, वेडिंग कवर करते हैं तो बहुत सारी फोटोज हम क्लिक करते हैं, उसको हम एक एल्बम में डालते हैं, तब एक एक पन्ना पलट के जाते हैं और पूरी स्टोरी फिर हम देखते हैं। लेकिन नहीं, फोटो जर्नलिज्म में आपके एक फ्रेम के अंदर जो रिपोर्टर जो खबर 1,000 शब्दों पर या कुछ शब्दों से जो खबर बनाता है, 500 1000 शब्दों से खबर बनाता है,
वो लिखकर, 1000 शब्दों में लिखकर आपको बताता है, लेकिन फोटो जर्नलिस्ट आपके एक फ्रेम से पूरी खबर को बता देता। ये चैलेंजिंग काम होता था। ये बहुत अलग तरह का है। इसमें मेरे को लगता है कि जो फोटोग्राफी के शौकीन लोग हैं उनको कम से कम 3 या 4 महीने फोटो जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए, उसके बाद वो निखर के बाहर आएंगे। और ऐसा सर नहीं है कि बहुत बेहतरीन आप जो है फोटोग्राफरी और वीडियोग्राफरी करते हैं। तो कभी बॉलीवुड के जो है कहीं बॉलीवुड के ओर से भी आपको कोई जो संपर्क हुआ कि उन्होंने भी आपको लेने की कोशिश की, कहीं ऐसा वाक्य आपके देखो साथ हुआ हो? देखो दर्शकों, पता हुआ ये कि बॉलीवुड का दरवाजा हमारे लिए तब हमारे लिए जाना सही रहता है जब मैं शुरू शुरू में एकेडमी पास आउट होकर आया, लेकिन किन्हीं निजी कारणों की वजह से मैं उसमें नहीं गया। लेकिन आज के परिवेश में जो वेडिंग फोटोग्राफी है, जो हम लोग आजकल कर रहे हैं, उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है। और बहुत सारे, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, अभी मैं किसी का नाम लूं, बॉलीवुड से बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर अब आके इस वेडिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं और अब अच्छे से काम कर रहे हैं। वो लोग भी जी, हमारी कोई इंडस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे विभाग है जो कवर स्टोरियां बनाते हैं, ऐसे कोई विभाग है जिन्होंने जहां पर आपने कभी काम किया हो? कवर स्टोरीज विभाग, हाँ मुझे याद आ रहा था कि एक बार हमने हिमाचल सेक्रेटरीट के लिए एक सक्सेस स्टोरी बनाई थी। हमने चंबा में जाके बनाई थी। एग्जैक्टली बहुत पहले समय की बात है, मुझे अब उसका पूरी तरह से दिमाग में याद नहीं आ रहा है। सक्सेस स्टोरी बनाई थी, वो थे हमारे वन मंत्री थे उस टाइम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। वन मंत्री थे हिमाचल के, उनकी एक सक्सेस स्टोरी बनाई थी हमने चंबा में जाके। जी, बहुत खूब सर, बहुत बेहतरीन। सर, जाते जाते हमारे जो युवाओं के लिए अपनी ओर से कोई ऐसा संदेश फोटोग्राफी से लेकर अपने अपनी ओर से? संदेश मेरा सभी फोटोग्राफर भाइयों के लिए ये है कि 3 चीजें अपने पास रखें: डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। रुकावटें जरूर आएगी रास्ते में, लेकिन आपको बढ़ते जाना है, चलते जाना है। और मेहनत, देखो, मेहनत तभी कामयाब होती है जब, अगर दिशाहीन हो तो वो मेहनत कामयाब नहीं होगी। दिशा में किसी अच्छे से मेंटर का साथ लेके उसके साथ कदम कदम बढ़ाकर आप आगे चलते जरूर कामयाब होंगे। जी, हमारे थ्री डीज किन्नौर के। 3 Ds का फार्मूला हमेशा याद रखना: डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। जी, बहुत बेहतरीन। किन्नौर के काफी लोग बाद में जुड़ेंगे, और जो बाद में देखना चाहेंगे और देखेंगे भी, तो उनके लिए अपनी ओर से कोई मैसेज, क्योंकि किन्नौर आपकी कर्म भूमि रही है। मैं किन्नौर वासियों के लिए तहे दिल से नमस्कार करता हूं कि उन्होंने वो भूमि, कर्म भूमि मैं नाम देता हूं किन्नौर को, वहां से मैं उठकर आया हूं। और मैंने वहां से मुझे बहुत लंबा सफर तय करने का मौका मिला, लेकिन मेरा बीज किन्नौर में पड़ा था। तो किन्नौर के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, मेरी बहुत सारी भावनाएं किन्नौर से जुड़ी हुई है। इसीलिए कुछ समय पहले मैं सोच रहा था कि किन्नौर में आकर वो लोग जो हमारे इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, फोटोग्राफी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, मैं उन लोगों को सबको जोड़ूं और निशुल्क उनको फोटोग्राफी का वर्कशॉप कंडक्ट करूं 1 हफ्ते का। जो भी भाई इच्छुक होगा, एक समय नियत फिक्स करने के बाद हम आप लोग को बता देंगे। बाकी आप जी, हमारे भाई राम भगत जी से संपर्क कर सकते हैं। हम एक बड़ा फोटोग्राफी वर्कशॉप किन्नौर में कंडक्ट करने का मेरा मन है, क्योंकि मुझे उस कर्म भूमि का ऋण चुकता करना है। मैं कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये छोटी सी शुरुआत होगी, आगे आगे हम आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। जी, बहुत खूब। जाते जाते सर, एक ये कि किन्नौर के अंदर में आपने इतने साल बिताए, कोई ऐसे वाकया दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, या अपने फोटोग्राफी को लेकर कोई ऐसा वाकया जो जोक्स होगा या हंसी में होगा, या फिर अचंभित हैरान करने वाला, जो यहाँ पर कहना चाहेंगे आप? जोक्स तो मुझे फिलहाल जोक्स तो बहुत हंसी मजाक के पल तो बहुत सारे थे, लेकिन एक पल तो मैं हमेशा कभी भी नहीं भूलता। मैं फोटोग्राफी के शुरुआती दौर में था और मुझे शायद कैमरा बहुत अच्छे से यूज चलाना भी नहीं आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि यार मैं चला लूंगा। उस समय का कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट लेवल पर, हाई लेवल पे रहता था कि हम जो कहते हैं ना कि क्या अदगल अफजल गगरी गंज। छल। हाँ, तो उस समय कम नॉलेज थी, तो हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट, बड़ा ऊंचा रहता था। तो एक मेरे मित्र होते थे,
आई थिंक नेसंग गांव के एक मित्र होते थे, सॉरी दिमाग में नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे मुझे नाम याद है, मैं जरूर बीच में बोलूंगा। उन्होंने मुझे बोला कि रावत जी आप हमारे गांव चलिए, हमारे गांव में ये है सो है सो है। तो शुरू शुरू में फोटोग्राफी में आया था। आपको पता है कि फोटोग्राफर ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करता है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद करता है। तो मैं उसके साथ नेसंग गांव चला गया। नेसंग गांव तब सड़क नहीं बनी थी, 22 किलोमीटर का पैदल सफर करके नेसंग गांव गया। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब किसी गांव में एंटर करते हैं तो रास्ते में गांव एंटर करने से पहले वो लामा लोगों का गेट बना होता है ना, गेट होता है। चौस्तेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें पत्थर की शिलालेख रखी होती, लिखे हुए मंत्र लिखे हुए रखे हुए थे। तो मन को लगा यार ये मंत्र बड़ा अच्छा सा गोल सा लिखा हुआ है, तिब्बतियन लैंग्वेज में लिखा है, मेरे को बड़ा पसंद आया, उसका डिजाइन बड़ा पसंद आया और मैंने उसकी फोटो क्लिक कर ली, बात खत्म। आए उसके गांव गए, घूमे फिरे, काफी एक्सप्लोर किया। वापस आने के बाद जब मैंने, वो रील का जमाना था, जैसे रील धुलवाई ना, रील धुलवाने में उसका प्रिंट बन के आया। मैंने उस प्रिंट को देखा। आप लोग कोई भी यकीन नहीं करेंगे शायद मेरी बात पे, वो प्रिंट जिसमें वो बौद्धिस्ट भाषा में मंत्र लिखे हुए थे, वो देखते ही देखते बदल गए। और मुझे लगा यार मैं ना पागल हो गया, मैं फोटोग्राफी में पागल हो गया हूँ, मैं शायद साइको हो गया हूँ, मुझे दिख रहा है, मुझे क्यों फील हो रहा है। दिन रात सपने फोटोग्राफी के आते थे। फिर मैंने अपने 3-4 दोस्तों को दिखाया, सब ने देखा और सबके आगे वो फोटो बदल गई। और वो बदली फोटो मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारे घरों में होगी, नेसंग और पू में, उनके मंदिर में आज ही पड़ी होगी। तो मैं जरूर दोबारा देखना चाहता हूँ। मेरे पास उसकी प्रतिलिपि अभी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि 2005 में फ्लड जो आया था, मेरा घर उसमें बह गया था, सारा रिकॉर्ड मेरा उसमें बह गया था। अदरवाइज मेरे पास एक पूरा संदूक भर के नेगेटिव भी थी, जो आज के डेट में बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है मेरा। बहुत खूब सर, बहुत बेहतरीन आपने यादें बताई। तकरीबन जी। पूरा किन्नौर में आपने शूट किया होगा। ऐसा कोई शूट के दौरान आपको वाकई याद हो जो आपके लिए भी और दोस्तों के लिए भी या फिर औरों के लिए भी सीखने का कुछ अनुभव मिला हो? बहुत सारे अनुभव है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अनुभव है। वो मुझे याद आता है, चंद्रताल में हम शूट कर रहे थे। चंद्रताल में जब हम तो चले गए, क्योंकि हम बड़े ऑड वेदर में गए थे, उसमें तो कोई जाता नहीं है। हम लोग गए थे वहां पे दिसंबर में। और दिसंबर में हम लोग जोश जोश में निकल गए, हम चले तो गए चंद्रताल में। लेकिन वापस आने के बाद थोड़ी सी बारिश हुई, तो वो गाड़ी का टायर में रास्ता, तब सड़क भी नहीं होती थी वहां पे, तो रास्ता भटक गए। बहरहाल किसी तरह से आए। आए तो बस वो यादें हैं। एक्सीडेंट होते होते भी बचा था, छोटी छोटी बातें याद है ये तो। चंद्रताल का बात याद आ गया तो सर, हम जब हाइटों में शूट के लिए जाते हैं, ये मेरे माइंड में अभी निकला, जहां आपका भाप होता है और बिल्कुल जो है जो इंस्ट्रूमेंट के लिए जो भी हम लैपटॉप लेके जाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, और वहां पर काफी जो है धुंध होता है, तो क्या बैटरी बिल्कुल डैमेज होती थी? ऐसे परिस्थिति में क्या क्या सावधानी हमको रखना चाहिए? ऐसी ऐसी कंडीशन में देखिए, आप तो सबसे पहले अपनी बैटरीज को फॉइल पेपर पे लपेट के ले जाएं। और मुझे पता है कि वहां पे बैटरी का जोड़ा उम्र बहुत कम होती है, बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाती है। तो मैं तो यही राय दूंगा कि किसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, आप एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप साथ में लेकर जाएं और उससे अपना काम पूरा करें। चलिए सर, बहुत बेहतरीन आपके साथ पल बिताए, और हम अब यहाँ से अलविदा लेते हैं। और जाते जाते कुछ और आपके माइंड में रहा हो जो आपने कहना हमारे किन्नौर के लिए, या फिर कुछ भी आपने शब्द बोलना हो तो आप कह सकते हैं। जी। बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का। और ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है, आप समझ जाएं, स्पीचलेस हूँ। लेकिन मैं ऋणी रहूंगा किन्नौर का, वो ऋण मैं चुकाना चाहता हूँ। मैं अपने पहले बोल दिया, मैं अपने फोटोग्राफर भाई को जो फोटोग्राफी को परस्यू करना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए मैं गाइड का, मेंटर का काम करना चाहता हूँ। मैं किन्नौर में आके वर्कशॉप करना चाहता हूँ। जो भी भाई मुझसे जुड़ना चाहे, जरूर आप वहाँ मुझसे आके जुड़े। और इसके लिए मैं, मेरा इंस्टा पेज, आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते, तो उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। तो जरूर बहुत जल्दी, इन बिटवीन मार्च के महीने में शायद मैं किन्नौर विजिट कर सकता हूँ। जी। जी। बहुत बहुत आभार सर, आपने पूरी जानकारी दी और शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें को बताया और अपना अनुभव भी साझा किया। तो मिलते हैं सर फिर कभी एपिसोड में। नमस्कार। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़े थे हमारे प्रोफेशनल, हमारे फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर आदरणीय संतोष रावत जी, जिनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। उन्होंने कहा कि किन्नौर का ऋण चुकाना चाहते हैं और किन्नौर के अंदर में जाकर अगर
युवाओं के लिए जो फ़ोटोग्राफ़ी से संबंधित काम करना चाहते या कर रहे हैं, उनके लिए वर्कशॉप लगाना चाहते हैं और इस ज़रिए से वो किन्नौर का ऋण चुकाना चाहते हैं। चलिए, हमारा मकसद रहता है इस एपिसोड के द्वारा आप तक जो है उन युवाओं के लिए जो रोज़गार या बेरोज़गार है या फिर इस प्रकार की जो अ, फ़ोटोग्राफ़ी संबंधित कोई योजनाएँ चला रहा है या फिर शॉप आदि के बारे में सोचा है, तो उनके लिए एपिसोड था। तो चलिए, मिलते हैं वीरवार के एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ और तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।